तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पे। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा होगा, जहाँ पे हमने वर्ष 2022 का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है सेक्शन ए डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि तो कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। आइए चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। और बी जैसा आप सबको पता है कि 200 शब्दों में उत्तर देना होता है हमें, और यहाँ पर कुल 5 प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 8 अंक। तो ये तो हमको पता ही है। 2 शब्दों में उत्तर देना दोस्तों लिखा तो होता है, हमें लगता है बड़ा सरल, लेकिन असल में एग्जाम में अगर आप सीरियसली लिख रहे होते हैं तो आपको कई बार पता चलता है कि आप तो 200 की जगह 400 वर्ड लिखा है और फिर भी जो लिखना था वो नहीं लिख पाए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि आखिर आपको लिखना कैसे है। तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? इस काम को कुछ ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है पहले हम उसके आंसर का एक ढांचा दिमाग में तैयार कर ले कि आखिर हमें लिखना क्या है। और कई बार अगर आपको कुछ बनाकर भी लिखना है ना, कई बार आपको अगर पता नहीं है फिर भी आप थोड़ा थोड़ा कुछ पता है और आप लिखना चाहते हैं, तो उसको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप लिखते हैं ना, तो कई बार आप 70% जो है सही तरीके से लिख देते हैं और आपको जो उसमें पूरे अंक मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आइए मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ और सेक्शन बी को कवर करते हैं। यहाँ पर चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि व्हाट आर द बैरियर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट इन डिटेल। अब 200 शब्दों में लिखना है ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सेक्शन बी में अगर आप चाहें ना तो कुछ ऐसे स्टार्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम सबको यहाँ लिखना है कि समावेशी शिक्षा के क्या अवरोध हैं, विस्तार से लिखिए। अब जब आपसे बोला गया है कि समावेशी शिक्षा के क्या अवरोध है, क्वेश्चन जैसा पूछा उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। इसको 2 पार्ट में पूछा है ना, तो क्वेश्चन को पहले हम 2 ही पार्ट में लिखेंगे। हम पहले शुरुआत में एक भूमिका लिख देते हैं, बोलते हैं ना कि भाई माहौल बनाया जाए थोड़ा, तो माहौल बनाते हैं थोड़ा क्वेश्चन लिखते वक्त। हम क्या करेंगे, करीब 50 शब्दों के अंदर जो है ये लिखेंगे कि भाई समावेशी शिक्षा जो है आवश्यक है, लेकिन इसको जो है बहुत सारे अलग अलग चैलेंज, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो तो समाज को है, समावेशी शिक्षा जो है समाज की आवश्यकता है, लेकिन समाज में हमारे विभिन्न प्रकार की जो अड़चनें हैं, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सफलतापूर्वक समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में यानी कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में जो है कहीं ना कहीं बैरियर का काम करते हैं। तो आइए निम्नलिखित बैरियर्स, आइए हम समझते हैं कि वो कौन से बैरियर्स है। या हम लिख सकते हैं कि निम्नलिखित बैरियर जो कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला लिखेंगे कि लोगों के बीच में शिक्षा और जागरूकता की कमी। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बताता चलता हूँ। तो पहला पॉइंट है लोगों में समावेशी शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता की कमी, कि आखिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। दूसरा, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है भेदभावपूर्ण जो एक रवैया है वो भी अभी व्याप्त है, यानी कि लोगों के बीच में अभी जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है अभी भी व्याप्त है, तो इसको दूर करने की जरूरत है। तीसरा, पारिवारिक रूप से भी लोग जो है अभी सक्षम नहीं, कई बार जो है आर्थिक स्थिति के कारण, कई बार जो है सामाजिक स्थिति के कारण, और कई बार धार्मिक स्थिति के कारण, धार्मिक जो आप बोल सकते हैं अवरोध होते हैं, उसके कारण भी जो है बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाते। कई धर्मों में, कई संप्रदाय में आज भी माना जाता है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाए, लड़कों को जो है स्कूल ना भेजा जाए। कई धर्म में ऐसा माना जाता है कि लड़के लड़कियों को एक साथ ना पढ़ने दिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो शायद जो समावेशन की जो प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा के लिए जो आवश्यक वातावरण बनना चाहिए उसको बनने में जो है अवरोध का काम करते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से जो क्रियाएं, जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो भी पर्याप्त नहीं। कहीं ना कहीं स्कूल जो होने चाहिए पास में वो बहुत दूर दूर है, तो स्कूल तक जाना भी अपने आप में एक समस्या का जो है कारण है। और कई बार लोग चाह कर भी स्कूल नहीं जाते। कई बार लड़कियों को घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, जो है छेड़छाड़ की समस्या, सुरक्षा की समस्या, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि सुरक्षा की समस्या, उचित यातायात की सुविधा की समस्या, उचित प्रोत्साहन की समस्या, माता पिता का खुद अनपढ़ होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह के ना पॉइंट्स को पहले आप लिख लीजिए चाहे तो, और इन पॉइंट्स को आप लिखिए और उसमें थोड़ा थोड़ा गैप दे दीजिएगा और उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है ना, आप जो है
अगर 200 वर्ड का लिखना है तो 15-16 पॉइंट्स लिख दीजिए। जैसे मेरे आपको बताते हुए इतने सारे पॉइंट, करीब 10 पॉइंट बता चुका हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं महिलाएं और जो है पिछड़ा वर्ग जो अभी तक शिक्षा से वंचित रह गया, वो भी खुद से आगे बढ़कर नहीं आ रहा है। और जहाँ पर सरकार के प्रयास भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी उसमें खुलकर उसका समर्थन नहीं करें। जिन प्रोग्राम का, जिन व्यवस्थाओं की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, उसका लोग सही से लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप जानते हैं और आप लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप किताब के ऊपर ध्यान दें, हर बार आप किताब की ओर ही नज़र दौड़ाएं कि भाई मुझे वहाँ नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो और आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को समझते हो, प्रश्नों का उत्तर दें, ना कि एक छात्र के रूप में रट्टू तोते की तरह नहीं। आप खुद क्या महसूस करते हैं वो भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से 200 वर्ड में आप अच्छा प्रश्न लिख सकते हैं। तो कोशिश करिए पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 लिख के, इस तरह से लिख के एक छोटा सा हेडिंग देंगे कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक जो है शिक्षा की कमी, मतलब शिक्षा की कमी, आर्थिक तंगी, सामाजिक अवरोध, धार्मिक अवरोध, सरकार की तरफ से इच्छा शक्ति की कमी, भ्रष्टाचार, इस तरह से पॉइंट लिखिए और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। तो देखिए मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकार के जो है बच्चे होते हैं उनको, अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, देखिए मानसिक मंदता में भी अलग होता है। एक अधिगम असमर्थ बालक होता है, एक मंद बुद्धि बालक होता है, एक जो है पिछड़ा बालक होता है। तो मानसिक रूप से मंद बच्चे, जो एक कुसमायोजित बच्चा होता है, एक संवेगात्मक रूप से पिछड़ा बच्चा होता है। तो इस तरह के आप जो है श्रेणियां लिख सकते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जा सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मंद बुद्धि बच्चा कौन होता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कैसे एक्सप्लेन करूँ। मंद बुद्धि बच्चा, हम ऐसे बच्चे जिनके की मानसिक विकास जो है उन्हीं के हम उम्र बच्चों की तुलना में काफ़ी कम होती है, जो कि अपने दिनचर्या के कार्य भी, जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना, इस प्रकार की चीज़ों को भी करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। खाना खाते वक्त कपड़े गंदे कर लेते, जूते सही नहीं पहन पाते हैं, बालों को कंघी करना उनके लिए मुश्किल काम होता है। यानी कि जो दैनिक और व्यक्तिगत काम भी होते हैं उसके लिए भी उन्हें किसी और की सहायता पड़ती है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती है उसे पढ़ने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस तरह के अगर किसी के अंदर लक्षण है तो उसे हम बोलेंगे मानसिक रूप से मंद। एक पॉइंट और ऐड कर देगा जिससे कि आपका प्रश्न में वजन बढ़ जाएगा और आप इसमें लिख सकते हैं आईक्यू रेंज। तो जिन बच्चों का आईक्यू रेंज 50-70 से, एक्चुअली 70 के नीचे जितना बढ़ेंगे हम लोग मंद बुद्धि के क्षेत्र में जाएंगे, तो 70 से नीचे होता है वो मंद बुद्धि और फिर मूढ़ बुद्धि, मूर्ख, इस तरह की श्रेणियों में आते हैं। तो आप वो मतलब इस तरह से लिख के ना अपने प्रश्न को एक आईक्यू, इस तरह के वर्ड जब लिखें हाईलाइट कर दें। जैसे कि आप लिखने जा रहे हैं एग्जाम में तो आपको पता चले तो आप इस तरह का रेंज बता दें कि आईक्यू कितना है भाई, लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी आपको लिखना है 70। तो इस तरह की जब आप चीज़ें लिखो ना, एग्जामिनर प्रभावित होता है और आपको वही करना है। आप जो है ना दुनिया भर का रामायण लिखने से बढ़िया है ऐसा करिए कि जिससे लोग आकर्षित हो और उसको एक बार में ऐसा इंप्रेशन जमा दीजिए कि लगे कि भाई आप ही सब जानते हो, आप ही भगवान हो। प्रश्न संख्या 3, व्हाट एजुकेशनल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर स्लो लर्नर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किए जाने चाहिए, क्या प्रावधान अभी किए गए हैं। तो देखिए जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो असल में मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चे नहीं होते। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो है आपके, हाँ जरूर चीज़ों को धीरे से सीखते हैं लेकिन उनके सीखने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को जो है व्यक्तिगत अनुदेशन, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, विशेष ध्यान देकर, रेमेडियल क्लासेस देकर, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याओं का पहले निदानात्मक परीक्षण करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कि कहाँ उनको दिक्कत हो रही है, इस तरह से करके जो है हम उनका परीक्षण करेंगे। फिर उनकी समस्या का अवलोकन यानी कि उनकी समस्या का असेसमेंट करके हम उनको फिर बता सकते हैं कि भाई आप किस तरह से पढ़ सकते हो। जो आप स्लो लर्नर हो, किस तरह से स्लो लर्नर को जो है हम फिर एक साधारण बच्चे की तरह जो है नॉर्मल लर्नर की तरह बना सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को पारिवारिक सहयोग मिलना चाहिए, शिक्षक की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। जिस सामान्य तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, साधारण बच्चों को, उसके विपरीत, उसके अलग हम नए नए और जो है अतरंगी नए जो है मनोरंजक तरीके का इस्तेमाल करके बच्चों को चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए जो 200 नंबर वाले प्रश्न होते हैं ना, इनका उत्तर लिखना सही में कठिन होता है क्योंकि यहाँ पर शब्द भी आपको 200 ही लिखने हैं और
कई बार जो है तो क्वेश्चन जो है आप लिखते लिखते 200 शब्दों में तो आपकी शुरुआत ही होती है कई बार, तो इस बात का ख्याल रखना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताते हूँ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन, यानी कि बुद्धिजीवी बच्चों के लिए शुरुआती दौर में पहचान का क्या महत्व होता है। अब सिर्फ मैं यहाँ पर आपको साधारण रूप से बताता हूँ कि सिर्फ बुद्धिजीवी बच्चे क्यों, एक मंदबुद्धि बच्चे की भी जो है शुरुआत में अगर पहचान कर ली जाए तो इससे बहुत लाभ मिलता है। खैर हम बुद्धिजीवी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बच्चे की बात। देखिए अगर आरंभ में ही आपको पता चल जाए कि बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल चिल्ड्रन वाले लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, बच्चे के अंदर जो है वो सारे गुण और लक्षण हैं जो कि एक इंटेलिजेंट बच्चे के अंदर होता है, एक जो है प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर होते हैं, तो हमें उनको उसी तरीके से जो है शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना चाहिए। हमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था उनकी प्रतिभा के अनुसार कराना चाहिए। विशेष कक्षाओं का आयोजन, एक क्लास में जो है उनको 2 बार प्रमोट करना, यानी कि 6 और 7 क्लास के जो परीक्षाएं होती हैं उनको अलग अलग साल में ना कराकर एक ही साल में कराकर उन्हें एक बार में अगली कक्षाओं के बाद एक साथ 2 कक्षाओं में प्रमोट करना, उन्हें विशेष लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराना, उन्हें कठिन प्रश्न देना जो कि उनको चैलेंजिंग लगे, जिससे कि उनके ज्ञान और प्रतिभा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, उन्हें जो है ऐसी गतिविधियों में शामिल करना जिससे कि वो अपने ज्ञान का, उनके अपने अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें, ऐसा वातावरण देना, ऐसा माहौल देना, तब जाके जो है हम इन बच्चों का जो है हम इनको सही माहौल दे सकते हैं। तो अगर हम आरंभ में ही अर्ली डिटेक्ट कर लें, हम लोग शुरुआती दौर में ही अगर हम बुद्धिजीवी बच्चों का पता लगा सकते हैं, तो हम उनको फिर उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो विद्यालय की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे पुस्तकों की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव की बात हो, या उनके अनुसार जो है किताबों और पुस्तकों में या उनको जो प्रश्न पत्र देते हैं उसका स्तर बदल सकते हैं। तो मतलब शुरुआती दौर में अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को अगर हम विशेष ध्यान देते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसे बच्चे आगे चलकर जो है समाज में बहुत बड़ा और सकारात्मक योगदान करते हैं। तो शुरुआती दौर में हमें जो है इस बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लक्षणों का हमको जो है ध्यान रखना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए जो प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर होती है। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण प्रदर्शित करता है तो उनको चिन्हित करना चाहिए, उनका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, उनके माता पिता से बातचीत करनी चाहिए, और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक जो आपके स्कूल में है उनको भी इस बात से अवगत कराना चाहिए। तो उस बच्चे की हमें पहचान करने से हम क्या होगा कि हम उस बच्चे को विशेष सुविधाएं देकर, विशेष सुविधा का मतलब ये नहीं होता कि उसे अलग से सुविधा देंगे, लेकिन उसकी जो शैक्षिक आवश्यकता है उसको समझते हुए उसके अनुरूप उसको आप शिक्षित करेंगे, ताकि जो है वो अपनी प्रतिभा के अनुरूप जो है शिक्षा पा सके और प्रतिभा के अनुरूप जो है उसका विकास हो सके। तो इस तरह के पॉइंट जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। व्हाट इज करिकुलम एडेप्टेशन, हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन आए ना दोस्तों, आपके सिलेबस से डायरेक्टली उठाकर पूछ लिए गए हैं। पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? अब भाई सिंपल सी बात है, जब क्लासरूम के अंदर विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, कोई प्रतिभाशाली है तो कोई मंदबुद्धि है, तो कोई कम सीख पाता है जिसको हम स्लो लर्नर बोलते हैं, तो कोई जो है चीज़ों को सामान्य रूप से सीख लेता है, कोई धार्मिक रूप से जो है उसके अंदर अवरुद्धता है, यानी कि जो है वो चीज़ों को नहीं सीखना चाह रहा है, कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं। मतलब क्लासरूम के अंदर इतनी विविधताएं पाई जाती हैं कि शिक्षक का काम जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको समझना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के अंदर भी कुछ ऐसे आवश्यक बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि जो विविध आवश्यकताओं के बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे एक क्लासरूम में सभी एक समान नहीं होते, तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इस चीज़ को हमें पाठ्यक्रम में भी लागू करना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम कुछ ऐसा हो कि वो हर एक आवश्यकता वाले बच्चे की, हर एक शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके मुताबिक भी कंटेंट होना चाहिए। कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो मिसलेनियस, हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होने चाहिए, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स होने चाहिए। अगर कोई बच्चा जो है पिक्चर, ग्राफिक्स के माध्यम से सीखता है तो किताबों के अंदर, सिलेबस के अंदर पर्याप्त मात्रा में पिक्चर, उदाहरण और जो है क्विज होने चाहिए, जिससे कि बच्चे रोचक तरीके से चीज़ों को सीख सके। क्योंकि हर एक अधिगमकर्ता का सीखने का तरीका अलग होता है, उसके
सीखने के माध्यम अलग हो सकते हैं। वो किसी तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है तो किसी तरीके से वो ठीक से नहीं सीख पाता। तो अगर पाठ्यक्रम में इस बात विविधता का ख्याल रखा जाए, करिकुलम को जो है विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अगर बनाया जाए, करिकुलम में जब इस प्रकार से बदलाव किया जाता है कि वो विविध आवश्यकताओं के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो हम बोलते हैं इसे करिकुलम एडेप्टेशन, यानी कि पाठ्यक्रम अनुकूलन। यानी कि पाठ्यक्रम को जब है विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुरूप जो है अनुकूलित करके उसको परिवर्तित किया जाता है, उसमें आवश्यक बदलाव किए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। अब विविध जरूरत वाले बच्चों के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण। अब देखिए, अगर पाठ्यक्रम में आपकी ऐसी चीज़ों का समावेशन हो जो कि हर एक प्रकार के बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मान लीजिए कोई बच्चा डायग्राम से अच्छे तरीके से समझता है, तो कोई बच्चा जो है क्विज के माध्यम से अच्छे समझता है, तो कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली, उसे टफ क्वेश्चन चाहिए तब जाकर उसे मज़ा आता है। तो अगर पाठ्यक्रम में आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में, आपके पाठ्यक्रम में कुछ चैप्टर टफ हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ इजी है, किसी में सिर्फ वीडियोस हैं, किसी में सिर्फ आपके जो है ग्राफिक्स है, तो इस तरह की चीज़ों का जब समावेशन होगा ना आपके पाठ्यक्रम में, तो बच्चे जो अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, उनको भी सीखने का अवसर मिलेगा। मान लीजिए क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो हो सकता है ज़्यादातर बच्चे तो सीख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस चीज़ को जब तक लिखाया ना जाए, जब तक उस चीज़ को सॉल्व ना कराया जाए, नोट ना कराया जाए, नहीं समझ पाते। तो पाठ्यक्रम के अंदर इस तरह की चीज़ों का समावेशन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को वर्णित करना चाहिए कि भाई लिखाना भी है, पढ़ाना भी है, वीडियो भी दिखाना है, चार्ट भी दिखाना है, क्विज भी देना है, हार्ड टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, वाइवा भी पूछना है आपसे। मतलब पाठ्यक्रम के अंदर इस तरह का लचीलापन होना चाहिए कि वो हर एक प्रकार के बच्चे की ज़रूरत पूरा करे, जैसा बच्चा हो उसकी तरह से हम पाठ्यक्रम में उसके पढ़ने योग्य सामग्री उपलब्ध करा सके। तो जब विविध आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप भी पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम में अनुकूलन होगा, तो वो भी जो है पाठ्यक्रम की जो विशेषताएं होती, पाठ्यक्रम में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका लाभ मिल सकेगा, और वो भी सामान्य बच्चों के समान ही चीज़ों को ठीक से पढ़ पाएंगे। उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि मैं भी सामान्य बच्चों के समान जो है पढ़ पा रहा हूँ, सामान्य बच्चों के जैसे ही मैं चीज़ों को सीख पा रहा हूँ, और वो अपने सामान्य दोस्तों के साथ पढ़ते हुए जो है सामान्य रूप से विकसित होंगे, जिससे कि उनके अंदर आत्मबल बढ़ता है। वो भी आगे चल के समाज में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, समाज में अपना समायोजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत लाभ देती हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलेंगे हम लोग यहाँ पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 4 के अथवा में है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। देखिए डिसलेक्सिया क्या एक प्रकार की मानसिक रोग है जिसमें चीज़ें जो है ना ठीक से समझ नहीं आती। लोग जो है चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते। तो आपको ये बताना है कि डिसलेक्सिया से ग्रसित जो लोग होते हैं वो चीज़ों को ठीक से पढ़ते तो हैं लेकिन वो याद नहीं रख पाते। कई बार जो सरल चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं वो उनको समझ नहीं आते। अक्षरों को अगर उनको पढ़ाया जाता है, लेटर्स को, तो वो उन्हें उल्टे फुल्टे, उनका क्रम उनको याद नहीं रहता, उल्टे अक्षर लिखते हैं। जैसे कि W को M लिख देते हैं, P को जो है उल्टे साइड में लिख देते हैं, L को लिखने में उन्हें कठिनाई होती है। कई बार वो शब्दों के उच्चारण में बड़बड़ाते हैं, सही से कर नहीं पाते। कई बार वो साधारण से शब्द को ही लिखने में पूरा समय लगा देते हैं। तो अक्षर को लेकर जो है जैसे कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया होता है, उसी तरह से डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं वो ठीक से हमें समझ नहीं आ रहे होते, उसका ज्ञान नहीं ले पाते, उस चीज़ का हम लोग जो है समझ नहीं बढ़ा पाते। तो डिसलेक्सिया के बारे में आपको साधारण रूप से मिल जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक लास्ट ईयर के पेपर में जो कि पहले नहीं पूछा गया। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मीटिंग डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन सब के नोट्स मेरे पास में, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है दोस्तों। तो आप सबसे विनती है कि प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मीटिंग डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। बात बोली जा रही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से जो विविध आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सबसे पहली बात, टेक्नोलॉजी की मदद से आज के समय में हर एक बच्चे के पास जो है शिक्षा की पहुंच होगी। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग, स्कूल नहीं जा सकते, आर्थिक रूप से पिछड़े, स्कूल की फीस नहीं भर सकते, अगर आप देश के किसी ऐसे कोने में जहां आप विद्यालय जाना संभव नहीं, ऐसी हर एक परिस्थिति में भी ऑनलाइन के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न स्रोतों के माध्यम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। घर बैठे यूट्यूब, मोबाइल पे, ऑनलाइन एजुकेशन पे, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी की मदद से विभिन्न प्रकार के लर्निंग टूल्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्विजेस होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। व्यक्ति जब चाहे
जिस समय चाहे और अपनी गति से चीज़ों को सीख सकता है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र, इसमें लगातार जो है रिसर्च होती रहती है, नई नई खोज होती रहती है कि किस प्रकार से जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है शिक्षा की सुविधा जो है और सरलता से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये नई नई चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिसमें कि मानसिक तरंग के माध्यम से चीज़ें जो है हो सकती हैं। तो इस तरह के नए नए खोज, नए नए प्रारूप जो आते हैं, कहीं ना कहीं आईटी की मदद से जो है शिक्षा जो है आसान हो गई। तीसरी बात, चौथी बात ये भी है कि शिक्षा काफ़ी सस्ती हो गई है और हर एक व्यक्ति तक अब शिक्षा की पहुँच हो गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के आने से जो है विविध आवश्यकता वाले जो लोग होते हैं उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि भाई किस तरह से कर रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन से घर बैठे बैठे आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, 1 साल की जगह 2 साल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीस नहीं लगती, तब आप सीख लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साधारणतः औपचारिक शिक्षा में स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से जो करना संभव नहीं था, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से जो है काफ़ी कुछ है। डिजिटल लाइब्रेरी, पीडीएफ, पीपीटी, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अब आपको इतना सारा खर्च नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो है खर्च भी हो रहा था, आर्थिक व्यय का जो बोझ हमारे ऊपर आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो माता पिता अब जो है शिक्षा पर जो खर्च होने वाली चीज़ें थी उसको अब जो है उसके लिए थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा मिल सकती है। बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे मानसिक रोग विशेषज्ञ, शारीरिक रोग विशेषज्ञों की सुविधाएं आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। तो विविध आवश्यकताएं वाले बच्चे जो हैं, हो सकता है कि उनके आसपास अगर कोई अच्छा जो है डॉक्टर ना हो, मनोवैज्ञानिक ना हो, विश्लेषक ना हो, उसकी सुविधा ले सकते हैं ऑनलाइन कनेक्ट करके, चाहे वो देश के या विश्व के किसी कोने में बैठा हो, उसकी सहायता ले सकते हैं, उसका परामर्श, उसके काउंसलिंग ले सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं। हाउ कैन यू मेक स्कूल बिल्डिंग इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली। देखिए, इंक्लूसिव सिंपल सी बात है, अपने विद्यालय को कुछ इस तरह से बदल दीजिए। आपके स्कूल में बच्चे कोई व्हील चेयर से आता है तो रैंप लगवा दीजिए। आपके क्लासरूम में कोई बच्चा जिसको देखने में समस्या हो रही है तो इंटरैक्टिव बोर्ड लगवा दीजिए या फिर कलरफुल बोर्ड लगवा दीजिए, लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था करवा दीजिए। आपके क्लास में अगर कोई दृष्टि दोष से संबंधित बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल की सुविधा करवा दीजिए। इसके अलावा विविध आवश्यकताओं वाले विशेष जो शिक्षक होते हैं, जिन्हें हम स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं, उनकी हायरिंग कर लीजिए। माता पिता को समय समय पर जो है आप जो है बताते रहिए कि किस प्रकार से बच्चे को जो है हम जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में जो है बिना किसी भेदभाव के जो है बच्चों को समान रूप से आप प्रेम दें, स्नेह दें और उनको सीखने का पूरा पूरा अवसर दें। तो इस तरह से भी आप जो है अपने विद्यालय को समावेशी बना सकते हैं। इसके अलावा इस बात को सुनिश्चित करना कि बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो, बच्चों के शारीरिक मानसिक जो है योग्यता के आधार पर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई भेदभाव ना हो, उसे पिछड़ापन सा महसूस ना, इस बात को विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जा सकता है। और इस माध्यम से भी जो है अपने स्कूल को, स्कूल की बिल्डिंग को जो है समावेशन बोलते थे सुगम बना सकते हैं। तो आप इस तरह के ना सिमिलर पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता पा रहा, बट ये सारे क्वेश्चन जो है आप मेरे चैनल पर आकर ले सकते हैं, आपको सब मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 सेक्शन बी से देखते हैं। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नहीं बताऊंगा दोबारा क्योंकि कई बार देख चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआई। साधारण सा प्रश्न है दोस्तों कि भाई नेत्रहीन बालकों का अर्थ बताना है और नेत्रहीन बालकों की विशेषताओं के बारे में बताना। तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से करेंगे। पार्ट सी में देखेंगे, यानी कि तीसरे पार्ट में इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम ये सारे प्रश्न जो है अभी इनके विद आंसर डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्क्राइब द डिटेल द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर इंक्लूसिव स्कूल। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।